बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी पाकिस्तान पीनल कोड 1860 पर, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 87 से लेकर सेक्शन नंबर 95 तक। तो चलते हैं सेक्शन नंबर 87 की तरफ। सेक्शन नंबर 87 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। वो कहता है कि एक्ट जिसमें इंटेंशन नहीं है किसी की डेथ कॉज करने की और किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की, अगर वो कंसेंट के साथ किया जाए तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। वो कहता है नथिंग which is not intended to cause death or grievous hurt and which is known by the doer to be likely to cause death। वो कहता है जिसमें किसी बंदे की इंटेंशन ना हो किसी की डेथ काज करने की और किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की, और जो डूअर हो जो काम करने वाला हो उसे पता हो कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है इस काम से या उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज whether expressed or implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause any such person who has consented to take the risk of that harm। वो कहते हैं कि अगर डूअर की कंसेंट ले ली जाए, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इम्प्लाइड हो, अगर ये डूअर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट दे देता है, उसके बाद अगर उससे कोई हार्म काज होती है तो फिर वो ऑफेंस नहीं होता, क्योंकि उसके कंसेंट के साथ वो काम किया जा चुका होता है। जैसा कि बॉक्सिंग में क्या होता है जी, दो बंदे होते हैं, वहां पे डेथ भी कॉज हो सकती है और क्या हो सकता है जी, हार्ट भी कॉज हो सकता है। तो अगर किसी की डेथ कॉज हो जाए और हार्ट कॉज हो जाए तो वहां पे वो ऑफेंस नहीं होगा, बल्कि वो किस कैटेगरी में आएगा, जर्नल एक्सेप्शन में। इसी तरह रेसलिंग में भी अगर किसी को चोट लग जाती है या किसी की डेथ कॉज हो जाती है तो उनसे पहले एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ली जा चुकी होती है डूअर से कि अगर रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, अगर आप खेलना चाहते हैं, आपकी डेथ हो जाए तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। इसी तरह फेंसिंग फॉर अम्यूजमेंट, यानी कि तलवारबाजी में भी अगर कोई ऑफेंस अगर कोई हार्ट हो जाता है या डेथ कॉज हो जाती है तो वो ऑफेंस काउंट नहीं होता। इस पे एक मैगजीन है वो लेंटी नॉन फिट इंजूरिया कि ही हु कंसेंट्स टू एन एक्ट हैज नो राइट टू क्लेम डैमेजेस। वो कहता है जो कंसेंट दे चुका है किसी काम करने का, अब उसके पास राइट नहीं है, वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता उस इंजरी का कॉज टू हिम बाय दैट एक्ट, जो उस काम की वजह से उसे आई है। सेक्शन नंबर 88 कहता है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। वो कहता है एक्ट में इंटेंशन नहीं है किसी की डेथ कॉज करने की, डन बाय कंसेंट, बंदे की कंसेंट के साथ किया जाए, इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। गुड फेथ में बंदे की क्या किया जाए, बेनिफिट के लिए अगर कोई काम किया जाए तो वो ऑफेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जो सर्जन होता है, अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जी। वो कहता है सर्जन जो है वो जानता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन से जी की डेथ हो सकती है, वो सफर्स अंडर पेनफुल कंप्लेंट, जिसे बहुत ज्यादा पेन हो रही है जी को, बट नॉट इंटेंडेड टू कॉज जी डेथ। लेकिन अब सर्जन की इंटेंशन जी की डेथ नहीं होती, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में जी के बेनिफिट के लिए परफॉर्म्स द ऑपरेशन, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है विद जीज कंसेंट, जी की कंसेंट के साथ और उसके बेनिफिट के लिए। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो ए ने कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। अब इसमें लफ्ज आया है लाइकली टू कॉज, इसका मतलब है कि 70-30, यानी कि 70% चांसेस हैं कि डेथ कॉज हो सकती है और 30% चांसेस हैं कि डेथ कॉज नहीं हो सकती। इस तरह आ जाए जी सेक्शन नंबर 89 पर। वो कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन।
वो कहता है जो एक्ट गुड फेथ में डन हुआ है, किसी भी बच्चे के बेनिफिट के लिए या किसी इंसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए, बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन, गार्डियन की कंसेंट के साथ, या गार्डियन खुद वो एक्ट करे, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो कहता है नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। वो कहता है 12 ईयर एज से कम एज के बंदे के बेनिफिट के लिए अगर कोई गुड फेथ में काम किया जाता है और ऑफ अनसाउंड माइंड, या किसी अनसाउंड माइंड के लिए कोई भी उसके बेनिफिट के लिए काम किया जाता है, बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑफ गार्डियन, गार्डियन की कंसेंट के साथ। बाय का मतलब है कि गार्डियन या खुद वो काम कर रहा है या वो कंसेंट दे रहा है, और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन इज एन ऑफेंस। वो कहता है वो ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, अगर कोई भी हार्म काज हो जाती है, विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज दैट पर्सन। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, प्रोवाइडेड दैट, फर्स्ट प्रोवाइजो में भी कहता है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ। ये इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये जो है इंटेंशनल कॉज कर दी जाए किसी की भी डेथ, या अटेम्प्ट की जाए किसी की डेथ कॉज करने की। सेकेंडली वो कहता है दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ। वो कहता है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी की डेथ कॉज हो जाए, बल्कि प्रिवेंट किया जाना चाहिए डेथ को और ग्रीवियस हर्ट को, और द क्यूरिंग ऑफ एनी प्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, और किसी भी प्रीवियस डिजीज को या इन्फर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए वो काम किया जाए। थर्ड एक्सेप्शन में थर्ड कंडीशन में वो कहता है कि दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी काजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट। वो कहता है जानबूझ के किसी को ग्रीवियस हर्ट ना पहुंचाया जाए, और द अटेम्प्टिंग टू कॉज द ग्रीवियस हर्ट अनलेस, तब तक इट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट, किसी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई काम ना किया जाए, और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, तो वो क्या होगा, इस एक्सेप्शन में आएगा। फोर्थली वो कहता है इन तीनों कामों के दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। ऊपर वाले तीनों कंडीशंस की अबैटमेंट के बारे में वो कह रहा है कि दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। वो कहता है कि ये जो एक्सेप्शन है वो एक्सटेंड नहीं होगी कि अबैटमेंट के जुमरे में किसी भी ऑफेंस के टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड बी नॉट एक्सटेंड। उसके बाद इलस्ट्रेशन में वो कहता है कि ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय अ सर्जन। वो कहता है कोई बंदा गुड फेथ में अपने चाइल्ड के बेनिफिट के लिए और चाइल्ड की कंसेंट के साथ अगर क्या करता है, सर्जन से उसकी ऑपरेशन करवाता है, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड डेथ। वो ये जानता है कि इससे क्या हो सकता है, उस बच्चे की डेथ कॉज हो सकती है, बट नॉट इंटेंडेड टू कॉज द चाइल्ड डेथ। लेकिन इंटेंशन नहीं है चाइल्ड की डेथ करने में। ए इज विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वाज द क्योर ऑफ द चाइल्ड। तो ऐसा ही समझा जाएगा कि उसने क्या की है, उस बच्चे की बेनिफिट के लिए, उस बच्चे की क्योर के लिए उसने काम किया है। आगे आ जाएं जी सेक्शन 90 पर। सेक्शन 90 कहता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फेयर और मिसकंसेप्शन। वो कहता है कि जो कंसेंट फेयर और मिसकंसेप्शन में ली गई है वो कंसेंट नहीं कहलाई जाएगी। वो कहता है अ कंसेंट इज नॉट सच एज कंसेंट। वो कंसेंट नहीं होगी एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन अंडर फेयर ऑफ इंजरी और अंडर अ फेयर ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। वो कहता है अगर किसी को फेयर यानी कि डरा धमका के कोई कंसेंट ली जाए या मिसकंसेप्शन से कंसेंट ली जाए तो वो कंसेंट नहीं होगी। वो कहते हैं कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन। अगर वो कहता है कि कोई बंदा है जिसने कंसेंट दी है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से या नशे की हालत में, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ
that to which he gives his consent or consent of child, वो कहता है unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 year age, तो वो consent नहीं मानी जाएगी। इसी तरह आ जाए सेक्शन 91 पे, वो कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। वो कहता है जो ऑफेंस जिनका डिफेंस कर रहा है सेक्शन नंबर 87, 88 और 89, इनके अलावा भी अगर कोई ऑफेंस इंडिपेंडेंटली कॉज का है, मतलब कि अपने आप में वो ऑफेंस है, तो वो इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा। वो कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म्ड कॉज। वो कहता है द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली। वो कहता है ये जो सेक्शन नंबर 87 है, 88 है और 89 है, ये एक्सटेंड नहीं होंगे किन पर, जो ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज के होंगे, जो अपने आप में खुद ऑफेंसेस होंगे, विच दे मे कॉज or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। अब वो कहना चाहता है कि फर्ज करें, इलस्ट्रेशन में वो कहता है कि मिसकैरेज जो है वो करवाया जाता है। अब मिसकैरेज में वुमन की कंसेंट के साथ अगर मिसकैरेज करवाया जाता है, फिर भी वो कहता है ये हार्म काज है चाइल्ड के लिए ये इंडिपेंडेंटली ऑफेंस है, ठीक है, भले ही वुमेन की जो कंसेंट है वो इसमें शामिल हो, फिर भी ये एक ऑफेंस है और वो डिफेंस होगा सेक्शन नंबर 87, 88 और 89। इसी तरह आ जाए जी सेक्शन नंबर 92 में, वो कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ, कोई भी काम गुड फेथ में किया जाए फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन, किसी भी बंदे के बेनिफिट के लिए, विदाउट हिज कंसेंट, उस बंदे की कंसेंट के लिए बगैर अगर किया जाए तो फिर क्या होगा। वो कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, किसी भी हार्म की वजह से, विच इट मे कॉज टू अ पर्सन, जो किसी बंदे को की जाए, फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ, उसकी बेनिफिट के लिए अगर कोई काम गुड फेथ में किया गया है, इवन विदाउट द पर्सन कंसेंट, उस बंदे की कंसेंट के अलावा, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent। वो कहता है हालात ही ऐसे हैं, सर्कमस्टांसिस ही ऐसे थे कि जिसमें इम्पॉसिबल था उस बंदे की कंसेंट लेना, और इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या वो बंदा कंसेंट दे ही नहीं सकता था, एंड हैज नो गार्डियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज, या जिसका गार्डियन ही करीब नहीं था, या कोई बंदा जो लॉफुल चार्ज में था वो उसके पास मौजूद नहीं था, ऑफ हिम फ्रॉम होम इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट इन दैट टाइम फॉर द थिंग टू बी डन विद बेनिफिट। अगर बेनिफिट के साथ उसका गुड फेथ में कोई भी एक्ट डन होगा तो वो ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन उसमें उसने कंडीशंस दी हैं। वो कहता है प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ। वो कहता है कि ये सेक्शन एक्सटेंड इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ को नहीं करता, ना ही उसकी अटेम्प्ट को। सेकेंडली वो कहता है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। वो कहता है अगर इससे डेथ कॉज हो रही है तो इसमें भी वो कहता है कि यहां तक भी ये सेक्शन एक्सटेंड नहीं होता। थर्डली वो कहता है कि दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरली, जानबूझकर किसी को हर्ट करने के लिए भी ये सेक्शन जो है एक्सटेंड नहीं होता है, रोकता है बल्कि। और फोर्थली वो कहता है इन सारे कामों की दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट, इन ऊपर वाले कामों की अबेटमेंट को भी, ऑफ एनी ऑफेंस को, टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। वो कहता है कि इसकी अबेटमेंट भी जो है वो भी एक ऑफेंस होगा, तो उससे भी ये सेक्शन आपको रोकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 93 वो कहता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, जो कम्युनिकेशन गुड फेथ में की जाए वो कहता है वो ऑफेंस नहीं होगा। फर्ज करें एक सर्जन है, सर्जन क्या करता है, गुड फेथ में अपने पेशेंट को बताता है कि आपको कैंसर है और आप जो है सिर्फ 1 माह सर्वाइव कर पाएंगे। अब अगर वो बंदा मर जाता है हार्ट अटैक से, तो इसमें वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि सर्जन ने गुड फेथ में कम्युनिकेट किया था अपने पेशेंट को। इस तरह सेक्शन नंबर
94 में आ जाएं, वो कहता है एक्ट टू विच अ पर्सन कंपेल्ड बाय थ्रेट। वो कहता है ऐसा एक्ट जिससे किसी बंदे को मजबूर किया जाए थ्रेट देकर। वो कहता है एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। मां सिवाय मर्डर कत्ल के और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट या ऑफेंस जो स्टेट के खिलाफ हैं पनिशेबल विद डेथ, जिनकी सजा मौत है, उनके अलावा नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड, जो कोई बंदा करेगा जो कि मजबूर था टू डू इट, उस काम को करने के लिए, बाय थ्रेट से यानी कि गन पॉइंट पर उससे कोई काम करवाया जा रहा है, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। अगर वो नहीं करेगा वो काम तो उसको क्या किया, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो उस हालत में वो एक्सेप्ट मर्डर और स्टेट के ऑफेंसेस के अलावा कोई भी अगर वो एक्ट करेगा तो वो क्या होगा जी, ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन यहां पर वो कंडीशन दे रहा है, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, लेकिन वो बंदा खुद से वो काम सरदर्द ना दे रहा हो, और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकेम सब्जेक्ट टू सच कॉन्स्ट्रेन। वो कह रहा है कि वो बंदा जो है खुद से उस काम का हिस्सा ना बने, बल्कि अगर कोई थ्रेट से उसे कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है, तो फिर वो काम अगर करेगा तो वो एक्सेप्ट मर्डर और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के वो ऑफेंस अगर कोई करेगा इनके अलावा तो थ्रेट में आके कंपेल होके मजबूर होके तो वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में वो कहता है कि अ पर्सन हु ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, जो खुद ब खुद क्या करता है, रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन ज्वाइंस द गैंग्स ऑफ द केट्स, जो खुद ब खुद गैंग्स ऑफ डकेट को ज्वाइन कर लेता है और क्या करता है, कोई जाके डकेटी कर देता है या कोई ऑफेंस कर देता है कमिट में, वो कहता है वो इस जुमरे में नहीं आएगा। जो बंदा खुद जाके ज्वाइन करेगा उसका ऑफेंस ही माना जाएगा। इसी तरह एक्सेप्शन 2 में वो कहता है कि अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकेट्स, अगर कोई बंदा सीज हो गया है, गैंग ऑफ डकेट्स ने उसे पकड़ लिया है, एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट, और उसे थ्रेट के जरिए फोर्स किया है, ऑफ इंस्टेंट डेथ, किसी को मर्डर करने के लिए, टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस, कि वो कोई ऑफेंस करे, अदरवाइज उसे कत्ल कर दिया जाएगा बाय लॉ। फॉर एग्जांपल अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर। वो कहता है अगर किसी स्मिथ को कंपेल किया जाता है कि आओ और फलाने घर के दरवाजे को तोड़ दो, ठीक है, स्मिथ जो है अगर वो थ्रेट के अंडर है और उससे मजबूर किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने अकॉर्ड पे जाएगा, गैंग ऑफ डकेट्स को ज्वाइन करेगा, तो फिर वो ऑफेंस कहलाएगा। इसी तरह सेक्शन 95 में वो कहता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। फर्ज करें मैंने फर्ज करें एक बंदे ने मेरा 5 रुपए चोरी कर लिए हैं, तो उसके खिलाफ क्या लॉ कहता है, ये ट्रिफल्स हैं, इसके लिए हमारे पास ना आए, टाइम वेस्ट ना करें, ये बिल्कुल स्लाइट हार्म के ऑफेंसेस हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इन स्लाइट हार्म के ऑफेंसेस को हम डील करें, तो इसे हम ट्रिफल्स बोलते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।